हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखा था और उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखा था जिनकी डिग्री 1 होती है और ऑर्डर भी 1 होता है। तो कंप्लीट हमने वो कवर किया हुआ है। सारे जितने भी मेथड्स होते हैं डिग्री 1 ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हुए हैं। तो उनकी लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अगर आपके पास पेपर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो होता क्या है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें स्पेसिफिकली डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी डिग्री यहाँ पे स्पेसिफिकली 1 होनी चाहिए और डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी 1 होनी चाहिए। मतलब जो डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, उनकी ऑर्डर ज़्यादा हो सकती है, हायर ऑर्डर हो सकती है यहाँ पे, बट उनकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। मतलब उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऑर्डर कैसी हो सकती है, हायर ऑर्डर हो सकती है, वो चलेगा हमको, बट डिग्री स्पेसिफिकली 1 होनी चाहिए। और कभी भी डिपेंडेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप की टर्म हमको नहीं देखने को मिलनी चाहिए। तो कभी भी डेरिवेटिव का आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं मिलना चाहिए। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना। तो अगर हम जनरलाइज्ड वे में इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। डी वाई अपॉन में डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन में डी एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन। जाते जाते ये कहाँ तक जाएगा, पी एन वाई इज इक्वल टू में क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जितने ये P1, P2, P3, Pn यूज हो रहे हैं ये सब कैसे हैं, हमारे कांस्टेंट है, क्योंकि हम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सब हमारे बेसिकली कांस्टेंट हो गए। यहाँ पे जो इक्वल टू के बाद यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है विच इज कैपिटल Q, ये एक तरीके का फंक्शन है ऑफ x ओनली। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये उसी का फंक्शन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए। जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा x हो, कुछ और भी हो सकता है, बट क्योंकि जनरलाइजेशन मैंने इसी तरीके से लिखा है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, इसलिए मैंने यहाँ x लिख लिया है, बट स्पेसिफिकली ये एक तरीके का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। तो ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको आपके प्रीवियस डिग्री 1 ऑर्डर 1 की कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे डिग्री 1 का तो है बट इसकी ऑर्डर 1 नहीं है, इसकी ऑर्डर क्या आ रही है, n आ रही है। तो हमने अभी तक जो मैथड डिस्कस किए वो मैथड तो इसमें नहीं लगने वाले, जैसे सेपरेबल वेरिएबल, होमोजीनियस, लीनियर, एग्जैक्ट, वो नहीं लगेगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड, अब इस टाइप की जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो जो उनका सॉल्यूशन होता है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसको हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो जो डी बाई डी एक्स है, मतलब ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, ये एक तरीके का क्या है, ऑपरेटर है, तो वो उसको हम किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैपिटल डी से। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू में डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो जहाँ पे भी हमको डी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मिलेगा उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विद डी स्क्वायर एंड सो ऑन, डी टू द पावर एन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डी टू द पावर एन अपॉन में डी एक्स एन से। तो जो अभी हमने प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, डी टू द पावर एन, यहाँ पे y आएगा तो वो y हमने कॉमन निकाल के यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या लिखा होता है, p1, फिर डी टू द पावर n माइनस 1 आएगा, अगेन यहाँ पे y आएगा तो वो y उठा के हमने बाहर लिखा हुआ है एंड सो ऑन, p n y लिखा हुआ था तो y हमने कॉमन उठा के बाहर लिखा हुआ है एंड एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ पे d बाई डी एक्स है और उसकी पावर्स है उसको हमने कैपिटल
कैपिटल डी से सब्स्टिट्यूट कर लिया है। इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो ये आपको अंदर में ब्रैकेट में फंक्शन मिल रहा है, इस टाइप के ये जो अंदर फंक्शन मिल रहा है इसको हम एक तरीके का फंक्शन बोलेंगे, और ये फंक्शन किसका कहलाएगा? दिस फंक्शन इज एफ ऑफ डी। इस तरीके से ये डिनोट होगा, क्योंकि पूरा डी पे है, कैपिटल डी पे है, तो ये एफ ऑफ डी कहला जाएगा। ठीक है, फिर ये y हो जाएगा और इक्वल टू में q। तो हमारी पूरी इक्वेशन इस तरीके से चेंज हो गई। ठीक है, अब इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू में सी एफ प्लस में पी आई। तो सी एफ के पास कैसे होते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, और उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं जितनी ऑर्डर की आपकी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, और जो पी आई होता है हैज नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसके पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, और ये हमारा किससे निकलता है? विद द हेल्प ऑफ दिस क्यू की मदद से ये पी आई हमारा सॉल्व होता है। तो इस टाइप से जनरल सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक तो हमको सी एफ निकालते आना चाहिए और फिर हमको पी आई निकालते आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद सी एफ। तो आज के लिए हम पूरा देखेंगे कि सी एफ कैसे निकालते हैं। इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर हम पी आई निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सी एफ के लिए अब देखिए, सी एफ के लिए वर्किंग रूल क्या होता है? तो सबसे पहले आप जो आपकी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी तरीके से दी होगी उसमें आप एफ ऑफ डी को फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब एफ ऑफ डी क्या है आपका, उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर एफ ऑफ डी के आइडेंटिफाई के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकले के लिए आप क्या करेंगे? जो कैपिटल डी जहां जहां दिख रहा है उसको आप m से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट बाय m, इससे आप क्या कर लेंगे? सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इससे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल मिलेगी, पॉलिनोमियल इन m वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल मिलेगी। उस पॉलिनोमियल को आप किससे इक्वेट कर देंगे? जीरो से। मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एफ ऑफ m मिलेगा, उसको आप इक्वल टू जीरो रखेंगे। फिर जब आपने इसको इक्वल टू जीरो रखा तो आपको क्या करना है? यहाँ पे रूट्स ऑफ एफ ऑफ m इक्वल टू जीरो। तो आपको इसके क्या फाइंड करने हैं? रूट्स या जीरोस, इसको इसकी इक्वेशन के आपको फाइंड करने हैं, और जो रूट्स और जीरोस मिलेंगे उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको यहाँ m1 मिल सकता है, m2 मिल सकता है, एंड सो ऑन। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपको उतने ही रूट्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही नंबर ऑफ m1, m2, m3 कितने होंगे? जितनी ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये सिंपल सा एक वर्किंग रूल है। एफ डी फाइंड कीजिए, एफ डी में जो डी है उसको m से सब्स्टिट्यूट कीजिए, इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, रूट्स फाइंड कर लीजिए। अब जब आप रूट्स फाइंड करेंगे तो आपको पता होगा रूट्स किस किस टाइप से आ सकते हैं। आपके रूट्स रियल हो सकते हैं। चार कैटेगरी में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो रूट्स जो आपके होंगे वो कैसे हो सकते हैं? रियल हो सकते हैं और इमेजिनरी हो सकते हैं। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ठीक है, अब जब रियल होंगे तो उसमें भी आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेंगी। वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, या फिर सेम मतलब इक्वल हो सकते हैं। ऐसे इमेजिनरी में भी वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं या फिर सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चार कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। तो हमारे पास चार फॉर्मूला है इन चारों कैटेगरी के लिए अलग अलग। तो रूट्स फाइंड करने के बाद आप कैटेगरी आइडेंटिफाई करेंगे और उसके लिए जो अलग अलग फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे तो क्या होगा। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं तो सी एफ इज इक्वल टू में c1 प्लस ई टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x एंड सो ऑन। तो अगर रूट्स आपके क्या हैं? m1 है, m2 है, m3 है एंड सो ऑन, इस टाइप से आपके रूट्स हैं, तो आपका cf कुछ इस तरीके से बन के आएगा।
तो इसको हम क्वेश्चन की मदद से समझ लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा और क्लैरिटी भी आपके मन में आ जाएगी। तो हमारे पास ये बेसिकली एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, सबसे पहले इसको आपको डी फॉर्मेट में लिखना है, कैपिटल डी फॉर्मेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में क्या आएगा 3d, प्लस में 2, कॉमन में यहाँ पे x आएगा इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका यहाँ पे x है वो कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये थोड़ा सा उल्टा घुमा के लिख दिया है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे हमारा इस टाइप से आ गया, क्योंकि अब हमारा x डिपेंडेंट है और अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें जो x होता है वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हमने पहले तो इस फॉर्मेट में लिख लिया, कैपिटल डी फॉर्मेट में। कैपिटल डी फॉर्मेट में लिखने के बाद हमको एफ ऑफ कैपिटल डी मिला, डी स्क्वायर माइनस में 3d प्लस में 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो जो कैपिटल डी है उसको हमको किससे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे m से सब्स्टिट्यूट करना है। तो m स्क्वायर माइनस में 3m प्लस में 2, और इसको हमको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट निकालने के लिए जो आप अपने 9th-10th में कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3 डिग्री का आ गया, तो जैसे भी रूट्स निकालने हो तो वो आपकी चॉइस है, आप कौन से मेथड से निकालना चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है m स्क्वायर, हमको यहाँ पे -2m माइनस m प्लस में 2। तो प्लस माइनस करने के बाद -3 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद +2 मिलना चाहिए। तो हमको यहाँ पे मिल रहा है, कॉमन निकालेंगे, m-2 माइनस में m-2 इक्वल टू में 0। तो हमारे बेसिकली रूट्स हमको क्या मिलने वाले हैं, m इज इक्वल टू में 1 एंड m इज इक्वल टू में 2। तो हमको यहाँ पे कितने रूट्स मिले, 2 रूट्स मिले। 2 रूट्स क्यों मिले, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था वो 2 था, ठीक है। तो हमको 2 रूट्स मिल गए। अब ये दोनों रूट किस टाइप के हैं, तो आपके मन में सबसे पहले, जैसे ही आपने रूट फाइंड किए, आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए ये रूट रियल है या कॉम्प्लेक्स है। तो हमको पता चला कि ये रूट तो रियल है, क्योंकि 2 and 1 आर रियल नंबर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास दूसरी क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या ये इक्वल है या डिस्टिंक्ट है। तो हमने देखा कि ये कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। तो जैसे ही हमने देखा कि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, CF इज इक्वल टू में C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। अब 2 रूट्स हैं इसलिए यहाँ तक लिखा है, तीसरा रूट होता तो C3 e टू द पावर m3x एंड सो ऑन, इसी तरीके से एक्सटेंड करते जाते। अब यहाँ पे जो हमारा CF है वो बन के आ जाएगा C1 e टू द पावर 1 इंटू एक्स प्लस C2 e टू द पावर 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखिए x नहीं लिखेंगे हम, है ना। क्यों x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ x इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे क्या लिखना होता है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना होता है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो x आ गया था, बट जो हमारा y है वो क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो यहाँ पे लिस्टेड होगा, जैसे कि ऊपर वाली इक्वेशन में x हमारा इंडिपेंडेंट था, इसलिए यहाँ पे x का मल्टीप्लाई हो रहा था। अब बिकॉज यहाँ पे y आपका इंडिपेंडेंट है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो y आपका इंडिपेंडेंट है। तो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, आपका y यूज़ होगा। तो m1 इंटू में y, m2 इंटू में y, यहाँ पे 1 इंटू में y एंड यहाँ पे 2 इंटू में y इंटू द पावर 2y आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका CF बन के आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 है, सिंस Q इज इक्वल टू 0,
देयरफॉर जो सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू में CF इज इक्वल टू में C1 e टू द पावर y प्लस C2 e टू द पावर 2y। अगर यहाँ पे q नॉन जीरो होता तो हमको pi निकालना पड़ता, बट बिकॉज q हमारा जीरो है देयरफॉर द CF इज अ जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है जब हमारे पास रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ हमने दो चीज़ देखी, रियल एंड डिस्टिंक्ट का एक तो हमने फॉर्मूला देखा, प्लस द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो यहाँ पे आएगा एज अ वेरिएबल। ठीक है, दो चीज़ हमने देखी। अब क्या हो कि आपने जब रूट्स निकाला तो रूट्स आपके कैसे आ गए, रियल भी आ गए, रियल तो आ गए, बट अब रूट्स हमारे कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो मान लेते हैं कि जो m1 है वो m2 के इक्वल है, दो रूट्स निकले और m1 m2 के इक्वल है, लेट से कि ये m के बराबर है। तो इस टाइप के रूट्स के लिए जो हमारा CF होता है वो होता है C1 प्लस x C2 होल ब्रैकेट में e टू द पावर जो कॉमन हमारा रूट है वो इनटू में x। यहाँ पे भी जो x है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो वहाँ पे भी आपके पास जो भी इक्वेशन दी होगी वहाँ पे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी जगह x की जगह पे वो रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास तो हमको और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी डी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो कभी कभी डी फॉर्मेट में भी दिया होता है तो आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे कैपिटल F ऑफ D मिल गया है विच इज d टू द पावर 4 माइनस में 4d स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आप इसमें क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो d को m से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m टू द पावर 4 माइनस में 4m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू में 0। और कभी भी पेपर में डायरेक्ट आप इसका रूट नहीं निकालने लगेंगे, डायरेक्ट FD को इक्वल टू 0 पुट किया है एंड रूट निकालने लगे क्योंकि m तो अननेसेसरी दिख रहा है, नहीं, क्योंकि d आपका ऑपरेटर है, आपने इसको वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये मतलब निकालने में तो रूट्स वही निकलेंगे, चाहे आप d से निकाल लो चाहे m से निकाल लो, बट टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग। तो हमको यहाँ पे m से सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। पेपर में जब भी आप सब्जेक्टिव के लिए कर रहे हो, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, तो आप निकालिएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा। ठीक है, दिस एम्प्लाइज हमको क्या मिला, m स्क्वायर माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0, m स्क्वायर माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0 रिपीटेड। दिस एम्प्लाइज आपको क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू में प्लस माइनस अंडर रूट 2 एंड यहाँ पे भी m इज इक्वल टू में प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी ऑर्डर क्या थी, हाईएस्ट ऑर्डर क्या थी, यहाँ पे 4 थी। देयरफॉर आपको 4 रूट्स मिलने चाहिए। तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आपको 4 रूट मिल गए। अगर नहीं मिल रहे हैं 4 रूट तो एक बार आप जरूर अपनी कैलकुलेशन या बाकी चीज़ों को चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि 4 रूट्स तो मिलने चाहिए बिकॉज द ऑर्डर ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। अब ये आ गया। अब हमारा पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये रूट्स रियल है या नहीं है। तो ये रूट्स रियल है, इमेजिनरी नहीं है। फिर ये क्या रूट्स डिस्टिंक्ट है या हमारे पास इक्वल रूट्स हैं। तो हमने देखा जो रूट टू है ये हमारे इक्वल है। ठीक है, फिर ये किससे अलग है, माइनस रूट टू से अलग है, बट ये दोनों एक दूसरे में क्या है, इक्वल है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, बट हमको यहाँ रिपीटेड रूट्स भी मिल रहे हैं अंडर रूट टू। तो इसके लिए जो हमारा CF होगा वो क्या होगा, C1 प्लस XC2। ठीक है, C1 प्लस XC2। क्यों हमने C1 प्लस XC2 लिखा, क्योंकि ये सिर्फ 2 बार ही रिपीट हो रहा है। अंडर रूट 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। 3 बार रिपीट होता तो प्लस x स्क्वायर C3 भी हम लिख लेते, बट 2 बार रिपीट हो रहा है तो हमने इतना लिखा। देन इसके बाद e टू द पावर, कौन सा रूट के लिए बात कर रहे हैं, अंडर रूट 2 की बात कर रहे हैं, तो e टू द पावर अंडर रूट 2 इंटू में x, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, तो हमने ये लिखा। प्लस अब ये वाला रूट इससे अलग है,
तो इसके लिए अलग इक्वेशन बनेगी विच इज -√2, ठीक है। तो -√2 के लिए अलग बनेगा। तो यहाँ पे आएगा C3, क्योंकि 2 तक हम यूज कर चुके हैं, C3 + XC4, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे e⁻√2 इंटू में x। तो इस तरीके से हमारा ये CF बन के आ गया और यही हमारा जनरल सॉल्यूशन भी है। क्यों? बिकॉज आपका जो Q है वो यहाँ पे भी 0 है, तो जो Q 0 होता है तो CF ही आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाता है, PI की वैल्यू 0 होती है। वो देखेंगे क्यों होती है इन द अपकमिंग लेक्चर जहाँ हम PI डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और कोई रूट होता जो कि डिस्टिंक्ट होता और रिपीट नहीं हो रहा होता, तो उसमें हम डिस्टिंक्ट वाला केस लगा के लिख देते। तो जो जैसा है उसके साथ वैसा फॉर्मूला आपको लगाना है। नाउ व्हाट हैपेंड कि आपने रूट निकाला और रूट आपका कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी आ गया और डिस्टिंक्ट आ गया। तो लेट्स से कि जो आपका रूट है वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है और माइनस, क्योंकि कभी भी जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो वो हमेशा अपनी पेयरिंग के साथ आता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ गया। तो यहाँ पे जो अल्फा है इज अ रियल पार्ट एंड बीटा इज अ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे e⁻ अल्फा आएगा, फिर x हमारा यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो भी आपकी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आप वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फा x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x प्लस में C2 साइन बीटा x, बीटा मतलब इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन से समझते हैं और जल्दी समझ में आएगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमको सिंपली दिया हुआ है, हमको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, FD फाइंड करना होगा। अब ये ऑलरेडी FD फॉर्मेट में दिया हुआ है तो यहाँ पे FD फाइंड करना इजी हो गया। ये हमारा f ऑफ d आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन जैसे अभी तक करते आए हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, m² प्लस में 1 इक्वल टू में 0 आ जाएगी, जिससे कि m हमको क्या मिलेगा, -1 का अंडर रूट मिलेगा, विच इज m इज इक्वल टू में प्लस माइनस आयोटा। तो आपको यहाँ पे किस टाइप का रूट मिला, अब जैसे ही आपने रूट निकाला आपके मन में आना चाहिए ये हमारा पास रियल है, ये इमेजिनरी रूट है। तो ये इमेजिनरी है मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स रूट आने के बाद डिस्टिंक्ट है या इक्वल है, तो प्लस माइनस आयोटा हमारे पास कैसा है, डिस्टिंक्ट रूट है। आप साइन से समझ सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट रूट हो गया। तो अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या करना है, हमको यहाँ पे सिंपली CF इज इक्वल टू में e⁻ इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट। तो अब ये जो हमारा पास लिखा है प्लस माइनस आयोटा, उसका जो रियल पार्ट होता है वो क्या है, रियल पार्ट इस टाइप की कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो e⁻0 इंटू x C1 cos इमेजिनरी पार्ट इसका 1 है इंटू में x प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट 1 है इंटू में x। तो आपका बेसिकली CF क्या बना, C1 cos x प्लस में C2 साइन x। तो देखा आपने यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन D2 थी, इस कारण से आपको यहाँ पे दो रूट मिले, एक प्लस आयोटा एक माइनस आयोटा, और इसी कारण से CF में आपको दो आर्बिट्री कांस्टेंट मिले C1 प्लस में C2। अगेन यहाँ पे Q आपका 0 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट आया तो ये आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और तीसरा रूट होता 2 या 3 या कुछ भी रियल नंबर, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट प्लस लगा के जो रियल नंबर का फॉर्मूला होता है e⁻mx C3 मतलब जो भी कांस्टेंट इंटू e⁻mx, वो फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे एक्सटेंड करके लिख देते, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन कि आपने रूट निकाला और रूट आपका कॉम्प्लेक्स भी आ गया एंड इक्वल भी आ गया। तो यहाँ पे लेट्स से कि रूट्स आपके क्या आ रहे हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। इस तरीके से आपका ये m1 भी है और यही आपका m2 भी है, मतलब रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं आपको। तो ये पेयरिंग में रिपीट होगा ना, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और दूसरा पेयर भी अल्फा प्लस आयोटा बीटा मिलेगा। तो जब भी इस टाइप से मिले तो e⁻α x ब्रैकेट में C1 प्लस XC2 cos बीटा x प्लस
C3 प्लस में C4 साइन बीटा x, इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे x भी आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपकी इक्वेशन में जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो आप x की जगह पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, एफ डी फाइंड करेंगे। तो वही सेम हमारे पास वर्किंग रूल सेम रहेगा। तो एफ ऑफ डी आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, डी टू द पावर 2 प्लस 2 होल टू द पावर 2। आप इसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एम स्क्वायर प्लस में 2 होल टू द पावर 2, ये आपको मिला। अब आपको क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है एंड रूट फाइंड करना है। तो जब आप रूट फाइंड करेंगे तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू में -2, एम स्क्वायर इज इक्वल टू में -2 मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा एम इज इक्वल टू में प्लस माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे भी m इज इक्वल टू में प्लस माइनस 2 आयोटा मिल जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे जो रूट्स हैं वो आपके क्या हो गए, रिपीट हो गए, कॉम्प्लेक्स। अब आपके मन में क्या आना चाहिए कि ये रूट्स किस टाइप के हैं, तो ये रूट्स आपको देख के समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों ही रूट कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। और इंडिविजुअली आप एक एक रूट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए 2 कॉम्प्लेक्स और एक रियल रूट आ गए, तो कॉम्प्लेक्स वाले के लिए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, रियल वाले के लिए रियल का फॉर्मूला। बट यहाँ पे दोनों ही कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो हमारे रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, और ये रूट्स कैसे हैं, पेयरिंग में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वल रूट्स का हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस 2 आए तो प्लस माइनस 2 आए तो, क्योंकि बिकॉज जो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो 4 थी, तो हमको 4 रूट्स मिल गए। अब यहाँ पे जो CF होगा विच इज बेसिकली अ जनरल सॉल्यूशन e टू द पावर अल्फा। अगेन यहाँ पे रियल पार्ट आपका क्या है, 0 है, ठीक है। तो रियल पार्ट आपका 0 है, तो 0 इंटू में x आ जाएगा, और फिर यहाँ पे C1 प्लस एक्स C2 कॉस, इमेजिनरी पार्ट 2 है आपका, तो यहाँ 2x आ जाएगा, प्लस C3 प्लस एक्स C4। तो यहाँ पे भी ये जो x आप यूज कर रहे हैं बिकॉज कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है आपका और कुछ और है, तो आप इसकी जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिखा, तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। और सिंस आपका यहाँ पे Q 0 है, तो यही आपका जनरल सॉल्यूशन भी बन जाएगा। तो हमने यहाँ चारों केस देखे, चारों पॉसिबिलिटी देखी, इसके अलावा इसमें और कोई पॉसिबिलिटी अराइज नहीं होती है। तो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है और आपको देख के लग रहा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ डी फाइंड करेंगे। एफ डी फाइंड करने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, मतलब रूट फाइंड करेंगे। रूट फाइंड करने के बाद सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि रूट आपका रियल है या कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स और रियल होने के बाद वो इक्वल है या डिस्टिंक्ट है। तो अकॉर्डिंगली आप केस याद कर लीजिएगा और आप उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो जब भी रिपीटेड होता है तो यहाँ पे C1 प्लस में एक्स C2 टाइप का आ जाता है, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। और कॉम्प्लेक्स के लिए कॉस और साइन का फॉर्मूला हो जाता है, और रियल के लिए आप e टू द पावर mx C1 इंटू e टू द पावर mx टाइप का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये पूरी स्टोरी हमारी CF की हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने यहाँ पे पूरा अच्छे से समझ लिया। होप आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोई भी डाउट नहीं होगा, ये बहुत अच्छे से, और मतलब ये तो बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये तो सभी बच्चों को आना ही चाहिए। तो होपफुली आपको यहाँ अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को जितने भी फ्रेंड्स के साथ आप कर सकते हैं, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।